डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। बात करते हैं पहली खबर की। पहली खबर आ रही है राजनीति से जुड़ी हुई कि संसद में अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 रद्द करने का विरोध करने के बाद अंदर खाने ही युवाओं के बीच घिर चुकी कांग्रेस अभी भी इससे उबर नहीं पाई है। एक क्लब हाउस चैट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कथित पाकिस्तानी पत्रकार से कहा, हम सत्ता में आए तो अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 को फिर से लाने पर विचार कर सकते हैं। इसके लीक होने के बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इस मामले में चुप्पी साध ली है, वहीं भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेताओं के राष्ट्र विरोधी बयानों का हवाला देते हुए कहा, अमित मालवीय ने दिग्विजय के कथित क्लब हाउस चैट का एक हिस्सा ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करना असल में पाकिस्तान की चाहत है। कांग्रेस की सोच भी वैसी है। भाजपा ने सवाल खड़ा किया तो दिग्विजय ने थोड़ा पलटते हुए कहा, करने और पुनर्विचार करने में फ़र्क होता है। उन्होंने कहा, अनपढ़ लोगों की जमात को शैल और कंसीडर में फ़र्क शायद समझ नहीं आता। और एक और खबर आ रही है टीकाकरण से जुड़ी हुई कि इस महीने की 21 तारीख से शुरू हो रहे टीकाकरण के चौथे चरण के लिए जहां वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर केंद्र का जोर है, वहीं दूर दराज के इलाकों में टीके को लेकर व्याप्त हिचक को भी दूर करने का प्रयास है। इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान तेज करेगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के स्वयं सहायता समूह रोशनी की भागीदारी और बढ़ाई जाएगी। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में संचालित लगभग 2.5 करोड़ समूहों को भी जागरूकता अभियान से जोड़ा जाएगा। इस अभियान में धर्म गुरुओं को भी जोड़ा जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर फिर से राजनीति से आ रही है कि प्रतिस्पर्धी को कमज़ोर कर खुद को मजबूत करने के सियासी दांव पर भाजपा का ज्योतिरादित्य मॉडल बेहद सफल दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की आहट के बीच कांग्रेस से एक और युवा चेहरे जितिन प्रसाद ने भाजपा में आमद दी है। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक ऐसे कई युवा नेता कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों को छोड़कर भाजपा का रुख कर सकते हैं, जिन्हें न तो अपने दल में अपेक्षानुरूप सम्मान मिल रहा और न ही सियासी भविष्य दिख रहा है, जैसा सिंधिया को भाजपा में हासिल है। दरअसल मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने को कांग्रेस सरकार के पतन और शिवराज सरकार की वापसी के सीमित सियासी घटनाक्रम तक देखा गया, जबकि भाजपा ने इसे बड़े प्रयोग के तौर पर चुनौती के रूप में स्वीकार किया। बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने शहरी इलाकों में तंबाकू उत्पादों को बेचने के लिए लाइसेंस कंपलसरी कर दिया है। इसके लिए नगर विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को अपने बोर्ड में उपविधि पास करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उपविधि का एक प्रारूप भी भेजा है। इसके तहत अस्थायी दुकानों के लिए लाइसेंस फीस 200 रुपये, स्थायी दुकानों के लिए 1000 रुपये और थोक विक्रेताओं के लिए 5000 रुपये तय की गई है। अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी नगरीय निकायों को अपने यहाँ उपविधि पास कर इसे लागू करने की कार्यवाही 31 जुलाई तक पूरी करनी है। लाइसेंस 1 साल के लिए होगा और इसे हर साल रिन्यूएट कराना होगा। बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर डीएल से जुड़ी हुई आ रही है कि पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको आरटीओ दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे, साथ ही ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ता था। इसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता था। हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब आपको इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। दरअसल रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियम को नोटिफाई किया गया है। नए नियम के मुताबिक अब आपको मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये नया नियम जुलाई से शुरू हो जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए सभी जिलों में 18 से 40 वर्ष के युवाओं की जानकारी मांगी गई है। जिले में विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध कराए गए रोजगार के
संबंध में भी जानकारी देने के लिए कहा गया है। राज्य के विभिन्न विभागों की मदद से कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग ये आंकड़े जुटा रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग ने भी राज्य के सभी नगरीय निकायों के प्रमुखों को पत्र भेजकर जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। विभाग के संयुक्त संचालक बीपी काशी ने बताया कि निकायों से प्राप्त रिपोर्ट संबंधित विभाग को सौंप दी जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है कि मुंबई में शनिवार को हुई भारी बारिश का असर निचले इलाकों में देखने मिला। जगह जगह हुए जल जमाव का असर आम जनजीवन पर पड़ा। शनिवार को मौसम विभाग की ओर से मिले ऑरेंज अलर्ट का असर शहर में देखने मिला। बादल गरजने के साथ ही शहर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। देखते ही देखते कई निचले इलाकों में पानी भर गया। दादर के हिंद माता इलाके में सुबह ही जल जमाव होने लगा था, जिसके बाद बीएमसी ने मजबूरन मैनहोल खोला। शनिवार के बाद रविवार और सोमवार के लिए भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, यानी 2 दिनों तक भारी बारिश से बहुत बड़ी आशंका है। बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर लखनऊ से जुड़ी, लखनऊ से आ रही है कि शनिवार को महिला एवं बाल विकास विभाग और यूनिसेफ द्वारा वर्चुअली आयोजित धर्म गुरु सम्मेलन में मनकामेश्वर मंदिर की महंत देव्या गिरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी हम सब की है। सभी आगे आएं जिससे वे किसी गलत संस्था के पास न जा सकें। महामारी के कारण भय का वातावरण है। बच्चों के साथ ही बड़े भी अपनों को खोने के बाद भयभीत हैं, मानसिक रूप से टूट चुके हैं। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम मिलकर ऐसे लोगों की सहायता के लिए सामने आएं। तो वहीं उसी सम्मेलन में ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हर मजहब हमें ज़रूरतमंदों की मदद करने की सीख देता है। आज जब तमाम मासूम बच्चे अपने माता पिता को खोने के बाद अकेले हो गए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इस समय ऐसे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाना ही असली इबादत है। उन्होंने बाल श्रम निवारण के लिए भी कदम उठाने पर जोर दिया।